राज्यसभा में 11 अगस्त के उपद्रव की जांच के लिए समिति बनाई गई है। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने समिति का गठन किया। कांग्रेस और अन्य पार्टियों का समिति में शामिल होने से इनकार है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र में आरोप है समिति का गठन सांसदों के विरोध को दबाने का प्रयास है। हंगामा करने के लिए बाहरी लोगों को बुलाने का भी आरोप लगा था। तृणमूल, माकपा, भाकपा, राजद, शिवसेना, राकपा, आप ये पार्टियां भी समिति के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं है। तो ये पार्टियां तैयार नहीं है, ये साफ नजर आता है जिस तरह से उन्होंने कहा है। लेकिन राज्यसभा में 11 अगस्त के उपद्रव की जांच के लिए अब समिति बना दी गई है। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने समिति का गठन कर दिया है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों का समिति में शामिल होने से इनकार है। सीधे तौर पर उन्होंने समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र में यह आरोप है समिति का गठन सांसदों के विरोध को दबाने का प्रयास है और इसी के चलते ही वो इसमें सम्मिलित नहीं हो रहे। हंगामा करने के लिए बाहरी लोगों को बुलाने का यहाँ पर आरोप था। तृणमूल, माकपा, भाकपा, राजद, शिवसेना, राकपा और आम आदमी पार्टी की ये सभी पार्टियां हैं जो समिति के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं है। जाति आधारित जनगणना की मांग पर असमंजस में कांग्रेस है। वापस मंडल बनाम कमंडल की राजनीति में कांग्रेस फंसी हुई है और इस मुद्दे पर मंडल ब्रिगेड से जुड़ी पार्टियां भाजपा के खिलाफ यहां नजर आ रही हैं, पूरी तरह से मुखर हो चुकी हैं। उन्हें मिल गया है मोदी सरकार का विरोध करने का मुद्दा। कांग्रेस की दुविधा बढ़ी है। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में यह समिति जाति आधारित जनगणना से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करेगी। तो ये तय है, समिति यहां पर बनाई जा चुकी है और समिति इसे लेकर काम करेगी। लेकिन जाति आधारित जनगणना की मांग पर असमंजस में अभी भी कांग्रेस है। वापस मंडल बनाम कमंडल की राजनीति में यहां पर फंसी हुई है और कहीं ना कहीं पार्टियां जो इससे जुड़ी हुई है भाजपा के खिलाफ मुखर होती नजर आती है। उन्हें मोदी सरकार का विरोध करने का मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस की दुविधा बढ़ी है। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में समिति जाति आधारित जनगणना से जुड़े मुद्दों का भी अध्ययन करेगी। चिराग पासवान का भाजपा पर दबाव। इन दिनों चिराग की तेजस्वी यादव से मुलाकात की चर्चा है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही दोनों नेता करते रहे एक दूसरे की तारीफ, लेकिन राजनीतिक हालात को देखते हुए दोनों का एक साथ आना आसान नहीं है। हालांकि पहले 2009 में रामविलास पासवान भी राजद के साथ गठबंधन कर चुके हैं। उससे लोजपा और राजद दोनों को ही झेलना पड़ा था बड़ा नुकसान। खुद रामविलास पासवान तक हार गए थे चुनाव। यादव और पासवान के बीच सामाजिक स्तर पर टकराव रहा है हार का कारण और ऐसे में फिलहाल चिराग भाजपा से अपनी उम्मीदें नहीं करना चाहते हैं खत्म। भाजपा का साथ लेकर दिल्ली में 12 जनपद का बंगला चिराग बचाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो चाहते हैं भाजपा का साथ और जो उनकी उम्मीद अभी भाजपा के साथ की बाकी है उसे वो खत्म होने देना नहीं चाहते हैं। तो चिराग पासवान का भाजपा पर कहीं ना कहीं ये दबाव साफ नजर आता है। इन दिनों चिराग की तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की चर्चा है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही दोनों नेता एक दूसरे की तारीफ करते रहे, लेकिन राजनीतिक हालात को देखते हुए दोनों का एक साथ आना भी आसान नहीं है। हालांकि पहले 2009 में रामविलास पासवान भी राजद के साथ गठबंधन कर चुके हैं। उससे लोजपा और राजद दोनों को ही झेलना पड़ा था बड़ा नुकसान। खुद रामविलास पासवान तक चुनाव हार गए थे। यादव और पासवान के बीच सामाजिक स्तर पर टकराव रहा है हार का कारण और ऐसे में फिलहाल चिराग भाजपा से अपनी उम्मीदें खत्म नहीं करना चाहते हैं। भाजपा का साथ लेकर ही दिल्ली में 12 जनपद का बंगला चिराग बचाना चाहते हैं। जितना छोटा पुरस्कार उतने कम आवेदन। पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदनों में नजर आ रहा है ये ट्रेंड। इस बार पद्मश्री के लिए बताए जाते हैं सबसे कम आवेदन, तो पद्म भूषण के लिए भी आए हैं चुनिंदा आवेदन, जबकि पद्म विभूषण के लिए आवेदन बताए जा रहे हैं शून्य। हर श्रेणी के लिए 3-3 नाम भारत सरकार को भेजने की परंपरा है। ऐसे में अब इक्का दुक्का आवेदनों पर नाम कैसे भेजें, इसे लेकर पशुपेश की स्थिति बनी हुई है। अब तक करीब 30 आवेदनों पर ही विचार हुआ है। तो हर बार जिस तरह से नाम सामने आते हैं, इस बार वो ट्रेंड नजर नहीं आ रहा है। इस बार बहुत कम नाम सामने आए हैं और ऐसे में हालांकि 3-3 का पैनल बनाकर नाम भेजा जाता है। अब कहीं ना कहीं सवाल ये कि क्या जितना छोटा पुरस्कार उतने ही कम आवेदन है। आवेदन की संख्या जिस तरह से है उसको उसके मद्देनजर ही ये नजर आता है, क्योंकि पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदनों में ये ट्रेंड इस बार नजर आ रहा है और इस बार पद्मश्री के लिए भी सबसे कम आवेदन बताए जाते हैं। तो पद्म भूषण के लिए भी चुनिंदा आवेदन आए हैं, जबकि पद्म विभूषण के लिए आवेदन बताए जा रहे हैं शून्य। हर श्रेणी के लिए 3-3 नाम भारत सरकार को भेजने की एक परंपरा रही है और ऐसे में अब इक्का दुक्का आवेदनों पर नाम कैसे भेजें, इसे लेकर ही पशुपेश है। अब तक करीब 30 आवेदनों पर ही विचार हुआ। रिजर्व बैंक के गवर्नर को आर्थिक स्थिति सुधारने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को उम्मीद जताई। पहली तिमाही की तुलना में इस तिमाही के दौरान स्थिति बेहतर है। इस दौरान मुद्रास्फीति की दर 4% रहने का भी अनुमान है। 2021-22 के दौरान इकोनॉमिक ग्रोथ 9.5% रहने का अनुमान है।
तो ये माना जा रहा है कि इस बार 9% रह सकती है दर। रिजर्व बैंक के गवर्नर को आर्थिक स्थिति सुधरने की उम्मीद यहां नजर आती है। रिजर्व बैंक गवर्नर शशिकांत दास ने गुरुवार को ये उम्मीद जताई। पहली तिमाही की तुलना में इस तिमाही के दौरान स्थिति पहले से बेहतर है और इस दौरान मुद्रास्फीति की दर भी 4% रहने का अनुमान है। 2021-22 के दौरान इकोनॉमिक ग्रोथ 9.5% रहने का भी अनुमान जताया है। अफगानिस्तान के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पर फोकस। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में छोड़ गई है बहुत से हथियार। जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन सक्रिय है। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों की घुसपैठ की आशंका प्रबल है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार होने से भी खतरा बढ़ा है। राज्य में सुरक्षा के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई। एनएसए अजीत डोभाल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना, केंद्रीय सशस्त्र बल, राज्य पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद रहे हैं। तो अफगानिस्तान के मद्देनजर ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पर फोकस किया जा रहा है कि पूरी तरह से यहां पर सुरक्षा मुहैया हो। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में छोड़ गई है बहुत से हथियार और जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन भी यहां पर पूरी तरह से सक्रिय हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों की घुसपैठ की आशंका भी यहां पर प्रबल नजर आती है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार होने से भी कहीं ना कहीं खतरा बढ़ा है। राज्य में सुरक्षा के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई है। एनएसए अजीत डोभाल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना, केंद्रीय सशस्त्र बल, राज्य पुलिस के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे। जम्मू दौरे पर राहुल गांधी के दौरे का आज आखिरी दिन है। राहुल गांधी की जनसभा है। राहुल ने कल माता वैष्णव के दर्शन भी किए थे। तो जम्मू दौरे पर राहुल गांधी है। राहुल गांधी के दौरे का आज आखिरी दिन है। राहुल गांधी की जनसभा भी आयोजित की गई है। राहुल ने कल माता वैष्णव के दर्शन भी किए थे। तो बेहद अहम दौरा जम्मू का था ये राहुल गांधी का। जम्मू दौरे पर रहे राहुल गांधी, जहां आज इस दौरे का आखिरी दिन है। राहुल गांधी की जनसभा भी यहां पर आयोजित की गई है आज। कल माता वैष्णव के दर्शन किए थे राहुल गांधी ने। तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहां जनसभा का भी आयोजन आज किया गया है। बेहद अहम दौरा जम्मू का था राहुल गांधी का। इस दौरे का आखिरी दिन है आज जनसभा का भी आयोजन किया गया। हालांकि इससे पहले अगर कल के कार्यक्रम की बात करें तो कल माता वैष्णव के दर्शन करने पहुंचे थे राहुल गांधी। डिप्टी एसपी हीरालाल सैनी निलंबन प्रकरण है। वीडियो वायरल होने के बाद भी सैनी में कोई बदलाव नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद भी मीडिया में झूठ बोलते रहे सैनी। वीडियो में दिखी महिला को नहीं जानने का सैनी लगातार दावा करते रहे। लेकिन कल रात जब एसओजी ने सैनी को उदयपुर से गिरफ्तार किया, उस समय भी उसी महिला के साथ रिजॉर्ट में मौजूद थे हीरालाल सैनी। हालांकि महिला कांस्टेबल को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं राज्य बाल आयोग ने भी प्रकरण को लेकर संज्ञान लिया है। आयोग अध्यक्ष ने नागौर एसपी से 3 दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है कि 3 दिन में इस पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट यहां पर दी जाए। लेकिन डिप्टी एसपी हीरालाल सैनी निलंबन प्रकरण में एक बात जो नजर आती है वो वीडियो वायरल होने के बाद भी सैनी में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद भी लगातार मीडिया से सैनी झूठ बोलते रहे। वीडियो में दिखी महिला को नहीं जानने की बात लगातार करते रहे। सैनी लगातार ये दावा करते रहे कि वो उस महिला को जानते ही नहीं है। लेकिन कल रात जब एसओजी ने सैनी को उदयपुर से गिरफ्तार किया, उस समय भी उसी महिला के साथ रिजॉर्ट में हीरालाल सैनी मौजूद थे। हालांकि महिला कांस्टेबल को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं राज्य बाल आयोग ने भी प्रकरण को लेकर संज्ञान लिया है। आयोग अध्यक्ष ने नागौर एसपी से 3 दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने लौटाया वकीलों से जुड़ा बिल। एडवोकेट वेलफेयर फंड बिल में बदलाव से जुड़ा ये बिल लौटाया है। राज्यपाल ने बिल में वकीलों द्वारा किए गए विरोध का भी यहां पर हवाला दिया। अब सरकार पुनर्विचार करके बिल में प्रावधान करेगी। पिछले साल विधानसभा में ये बिल पारित हुआ था। बिल में बढ़ाया गया था एडवोकेट वेलफेयर फंड में वकीलों से लिए जाने वाले पैसे को। लाइफ टाइम मेंबरशिप को 17,500 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया था। वकालतनामे पर लगने वाली टिकट के पैसे में भी यहां बढ़ोतरी की गई थी। जिला कोर्ट में 100 रुपए और हाई कोर्ट के लिए 200 रुपए का यहां पर प्रावधान किया गया था। लाइफ टाइम मेंबरशिप और वकालतनामे की टिकट का पैसा बढ़ाने पर वकील लगातार विरोध कर रहे थे। वकीलों ने राज्यपाल को ज्ञापन देकर इन दोनों प्रावधानों को वापस लेने की भी यहां पर मांग की गई थी। तो वकीलों से जुड़ा हुआ यह प्रकरण, जिस तरह से राज्यपाल से भी उन्होंने ये बात रखी थी राज्यपाल के सामने, कलराज मिश्र ने भी वकीलों से जुड़ा ये बिल लौटा दिया है। एडवोकेट वेलफेयर फंड बिल में बदलाव से जुड़ा हुआ ये बिल लौटाया है। राज्यपाल ने बिल में वकीलों द्वारा किए गए विरोध का हवाला दिया।
अब सरकार पुनर्विचार करके बिल में प्रावधान करेगी। पिछले साल विधानसभा में यह बिल पारित हुआ था। बिल में बढ़ाया गया था एडवोकेट वेलफेयर फंड में वकीलों से लिए जाने वाले पैसे को। लाइफ टाइम मेंबरशिप को 17,500 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया था। वकालतनामे पर लगने वाली टिकट के पैसे में भी यहां बढ़ोतरी कर दी गई थी। जिला कोर्ट में 100 रुपए और हाई कोर्ट के लिए 200 रुपए का यहां प्रावधान किया था। लाइफ टाइम मेंबरशिप और वकालतनामे की टिकट का पैसा बढ़ाने पर वकील लगातार विरोध कर रहे थे। वकीलों ने राज्यपाल को भी ज्ञापन देकर इन दोनों प्रावधानों को वापस लेने की मांग की थी। गणेश चतुर्थी पर घर घर विराजे प्रथम पूज्य भगवान गणपति। सुखकर्ता, दुखहर्ता, विघ्न विनाशक विनायक की पूजा अर्चना हो रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई दी है। साथ ही कहा, विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता भगवान गणपति सृजनात्मक कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गणेश जी की आराधना से आगे आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इस पावन पर्व पर देश एवं प्रदेश में शांति, सद्भाव और समृद्धि की कामना है। प्रदेशवासियों से अपील है कि वे कोविड संक्रमण से बचाव की दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाएं। तो सुखकर्ता, दुखहर्ता यानी विघ्न विनाशक की पूजा अर्चना हो रही है। घर घर में आज विराजे हैं गणपति। मुख्यमंत्री गहलोत ने भी इसे लेकर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है गणेश चतुर्थी की, और साथ ही कहा कि कार्य करने की प्रेरणा हमें भगवान गणपति देते हैं। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले हम गणेश जी की आराधना से आगे आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। और इस पावन पर्व पर देश एवं प्रदेश में भी शांति, सद्भाव और समृद्धि की कामना है। प्रदेशवासियों से भी मुख्यमंत्री ने अपील की है कि वे कोविड संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए परिवार के साथ हर्षोल्लास पूर्वक त्योहार मनाएं। तो देश प्रदेश में गणेश चतुर्थी पर गणेश जन्मोत्सव की धूम है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। देश और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा, प्रथम पूज्य भगवान गणेश विघ्नहर्ता और मंगलकारी हैं। राज्यपाल ने भगवान गणेश से सभी को सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने की कामना की। राज्यपाल ने गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रदेशवासियों से भी अपील की और कहा, कोरोना प्रोटोकॉल और सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए ये पर्व मनाएं। तो प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी दी है। हर्षोल्लास के साथ ये उत्सव मनाया जा रहा है। देश और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रथम पूज्य भगवान गणेश विघ्नहर्ता है, मंगलकारी है। राज्यपाल ने भगवान गणेश से सभी को सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने की कामना की। राज्यपाल ने गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रदेशवासियों से अपील की और कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल की और सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए इस पर्व को मनाएं। जयपुर एयरपोर्ट पर शॉपिंग सुविधाओं को बढ़ाने की कवायद है। एयरपोर्ट पर 2nd फ्लोर पर खोली जाएगी ज्वेलरी शॉप। सिक्योरिटी होल्ड एरिया में खुलेगी ज्वेलरी शॉप। फ्लाइट का इंतजार करते यात्री खरीदारी कर सकेंगे। एयरपोर्ट प्रशासन को हर माह करीब 1.25 लाख की यहां पर आय हो सकेगी। जॉइंट जीएम के प्रस्ताव को निदेशक विमानपत्तन ने भी मंजूरी यहां पर दे दी है। तो इसे लेकर मंजूरी मिल चुकी है। आपको बता दें, जयपुर एयरपोर्ट पर शॉपिंग सुविधाओं को बढ़ाने की एक कवायद की जा रही है, जहां एयरपोर्ट पर 2nd फ्लोर पर खोली जाएगी ज्वेलरी शॉप। सिक्योरिटी होल्ड एरिया में ज्वेलरी शॉप खुलेगी। फ्लाइट का इंतजार करते यात्री यहां पर खरीदारी भी कर सकेंगे। एयरपोर्ट प्रशासन को हर माह करीब 1.25 लाख की यहां पर आय हो सकेगी। जॉइंट जीएम के प्रस्ताव को निदेशक विमानपत्तन ने भी मंजूरी दी है। यूपी में ब्राह्मणों को साधने में जुटी है आम आदमी पार्टी। उत्तर प्रदेश के हर जिले में चाणक्य सम्मेलन करेगी आम आदमी पार्टी। 3 अक्टूबर से चाणक्य विचार सम्मेलन आम आदमी पार्टी करेगी, यानी कि 3 अक्टूबर से इसकी शुरुआत की जा रही है। यूपी में अब ब्राह्मणों को साधने में ही आम आदमी पार्टी जुटी हुई है और इसी के मद्देनजर ही ये आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में अब चाणक्य सम्मेलन करेगी आम आदमी पार्टी, जिसका आगाज 3 अक्टूबर से होने जा रहा है। 3 अक्टूबर से चाणक्य विचार सम्मेलन का आयोजन करेगी आम आदमी पार्टी और ये आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश में होगा।